नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। बीए थर्ड ईयर का जो मत्स्य यूनिवर्सिटी द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अंतर्गत बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस विभाग के अंदर दो पेपर हैं। पहला पेपर है प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और जो सेकंड पेपर है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि वर्तमान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के संदर्भ में भी हम देखें तो पिछले कुछ समय से इस सेक्शन में से आने वाले प्रश्नों की संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो करंट का जो पार्ट आता है, नवीनतम जो सामान्य ज्ञान है, उसमें से जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं जो उनमें से आता है। इस संदर्भ में इस पार्ट की जो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस पार्ट का हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना है और इसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शीत युद्ध। और सबसे बड़ी बात यह है कि शीत युद्ध ये जो टॉपिक है न केवल बीए फाइनल ईयर में है, अपितु यदि हम एमए पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस से यदि हम एमए करते हैं तो वहाँ भी आपको एमए प्रीवियस में अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से के बजाय वहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमें पढ़नी पड़ेगी, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न केवल सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का उसमें अध्ययन किया जाता है। तो वहाँ पर भी शीत युद्ध अपने सामने टॉपिक के रूप में होगा। तो इस प्रकार इस टॉपिक की अहमियत अपने लिए बहुत ज़्यादा है। तो शीत युद्ध की सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। शीत युद्ध शब्द की यदि सबसे पहले अपन बात करें तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने किया, लेकिन इस शब्द को जो लोकप्रिय बनाया वो था वॉल्टर लिपमैन, एक बहुत बड़े पत्रकार थे फ्रांसीसी। उन्होंने जब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को एक शीत युद्ध नाम दिया और तब से ये शब्द बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। यदि शीत युद्ध को का शब्दार्थ समझने की कोशिश करें तो ये मुख्यतः दो विचारधाराओं का संघर्ष था। एक विचारधारा थी पूंजीवाद, दूसरी विचारधारा थी साम्यवाद। जहां अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, वहीं साम्यवाद का समर्थक सोवियत संघ था। जहां पूंजीवाद का मुख्य जोर स्वतंत्रता पर रहता है, वहीं साम्यवादी जो विचारधारा है वो आर्थिक विषमता को समाप्त कर समानता, समाज में समानता लानी चाहती है। तो अमेरिका का नारा स्वतंत्रता का था, वहीं साम्यवादी विचारधारा का नारा आर्थिक विषमता को समाप्त कर समानता लाना था, आर्थिक समानता लाना था। इस प्रकार शीत युद्ध दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य संघर्ष की, वैचारिक द्वंद्व की स्थिति थी। दोनों ही महाशक्तियां विश्व स्तर पर अपना प्रभुत्व रखना चाहती थी, सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहती थी। लेकिन चूंकि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, इसलिए दोनों ही महाशक्तियों में वैश्विक स्तर पर सर्वोच्चता बनाए रखने हेतु संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन ये संघर्ष प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष था। जब तक शीत युद्ध का दौर चला, हम 1945 के बाद इस कंडीशन की को सोचें और 1991 जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ, तब तक यदि हम शीत युद्ध के काल को देखें तो दोनों महाशक्तियां कई बार आमने सामने हुई,
कई बार ऐसा लगने लगा कि एक नया तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन ऐसा युद्ध नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। इसीलिए इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। युद्ध का वातावरण तो रहा, लेकिन वो कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं बदल पाया। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के मध्य जो संघर्ष था वो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष था। कूटनीतियों के माध्यम से दोनों देश एक दूसरे को पराजित करने के बारे में सोचने लगे। दोनों ही महाशक्तियां वैचारिक आधार पर, इसके अलावा धन की सहायता से अधिकाधिक लोगों को सहायता देकर, उनको आर्थिक मदद देकर अधिक से अधिक देशों को अपने पक्ष में करने लगी। दोनों ही महाशक्तियों ने शस्त्रों का भंडार किया। तो इस प्रकार ये कूटनीतिक युद्ध, मनोवैज्ञानिक युद्ध, स्नायु युद्ध या सशस्त्र शांति का युद्ध था। सशस्त्रों से युक्त थे दोनों महाशक्तियां, लेकिन एक इसके भय के कारण दोनों ही महाशक्तियों को डर था कि इससे कहीं न कहीं एक नए आणविक युद्ध का कहीं संचार न हो जाए। इस वजह से दोनों ही महाशक्तियां प्रत्यक्ष युद्ध करने से टकराती भी रही, टकराने से बचती रही। दोनों ही महाशक्तियों को एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक अविश्वास था। जोसेफ फ्रैंकल बहुत बड़े विद्वान हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। उन्होंने शीत युद्ध को दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों तथा प्रतिचालों का सिलसिला माना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इन्होंने भी निलंबित मृत्युदंड का वातावरण का, हर शक्ति को डर था कि कहीं की पता नहीं क्या होने वाला है, एक अज्ञात भय तथा दिमागी व स्नायु युद्ध, मस्तिष्क में चलने वाला, दोनों महाशक्तियों के मध्य जो संघर्ष था वो वैचारिक संघर्ष था। दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे को वैचारिक संघर्ष से पराजित करने के बारे में सोचने लगी। इसीलिए नेहरू जी ने इसे स्नायु युद्ध और निलंबित मृत्युदंड का वातावरण कहा। जॉन फॉस्टर डलेस, जो अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, उन्होंने इसे ब्रिकमैनशिप अर्थात कगारवाद, पंजा लड़ाने की स्थिति, दोनों ही एक दूसरे को पंजे लड़ाने की स्थिति में हराना चाहती थी। आंद्रे फोंटेन और हॉल शीत युद्ध की उत्पत्ति है वो बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई तब से मानते हैं। इस क्रांति के पश्चात ही वास्तव में रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई और उधर 1933 में जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद के रूप में अपने शासन को स्थापित किया। तो जो फांसीवाद की जो विचारधारा है सबसे पहले जर्मनी में आई, उसके बाद इटली में जब मुसोलिनी आए तो उन्होंने भी इस विचारधारा को स्वीकार किया। इस प्रकार जो 1917 में सोवियत संघ में साम्यवाद की विचारधारा आने, 1933 से जर्मनी में फांसीवाद की विचारधारा को स्वीकार करने से, और अमेरिका चूंकि पहले ही पूंजीवाद की विचारधारा को स्वीकार कर रहा था, इस प्रकार जो विचारधाराओं को संघर्ष है वो त्रिकोणीय हो गया, पूंजीवाद, साम्यवाद और फांसीवाद। और जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विचारधाराएं थी वो अपने अपने तरीके से फांसीवाद या नाजीवाद को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी, उनको मैनेज करने की कोशिश करने लगी। हुआ ये कि जब जर्मनी ने क्योंकि फांसीवादी विचारधारा थी उसने ऑस्ट्रिया को जीता तो ब्रिटेन और अमेरिका ने सब कोई विशेष विरोध नहीं किया, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया और जो इथियोपिया थे वो सोवियत संघ के समर्थक थे। तो जर्मनी जब सोवियत संघ के समर्थक देशों को जीता तो ब्रिटेन और अमेरिका ने कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन जब हम दूसरी ओर देखें तो जब जर्मनी ने सोवियत संघ से अनाक्रमणी समझौता कर लिया, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण न करने की जब संधि कर ली,
तो इससे ब्रिटेन नाराज हो गया और ब्रिटेन ने सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से बाहर कर दिया। इस प्रकार एक नई परिस्थिति पैदा हुई। लेकिन चूंकि जर्मनी उस समय अपनी फांसीवादी विचारधारा पर निरंतर चल रहा था, पहले उसने ऑस्ट्रिया इथोपिया जीता और 1939 में उसने पोलैंड से एक जबरदस्ती बंदरगाह मांगा। पोलैंड ने देने से मना किया तो जर्मनी ने उसके ऊपर भी आक्रमण कर दिया। और चूंकि पोलैंड ने ब्रिटेन और फ्रांस से सहायता मांगी तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड की मदद की। और दूसरी तरफ चूंकि इटली में भी फांसीवाद था तो मुसोलिनी जी थे वहाँ, मुसोलिनी का शासन था वहाँ पर, तो जापान और इटली ने जर्मनी का साथ दिया। इस प्रकार यह संघर्ष जो पोलैंड पर हुए आक्रमण से शुरू हुआ वो द्विध्रुवीय हो गया, जहाँ एक तरफ ब्रिटेन और फ्रांस हो गए, वह दूसरी तरफ जापान, इटली और जर्मनी हो गए। लेकिन एक नई परिस्थिति 1941 में पैदा हुई जब एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा जो पर्ल हार्बर पर है, जब जापान ने उसे नष्ट कर दिया तो अमेरिका को मजबूरीवश इस युद्ध में कूदना पड़ा। और जब अगले वर्ष जर्मनी ने सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण कर दिया तो सोवियत संघ को न चाहते हुए भी जर्मनी, जापान और इटली के विरुद्ध ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस का साथ देना पड़ा। तो सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ यद्यपि साम्यवादी विचारधारा का था और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का हुआ था, लेकिन दोनों ही महाशक्तियां इस युद्ध में धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध साथ साथ आए। ये जब यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन दोनों ही महाशक्तियों के मध्य इस दौर में भी कई संघर्ष कई तनावपूर्ण बिंदु देखने को आए। उदाहरण के लिए जब अमेरिका ने जब जापान के ऊपर परमाणु बमों का हमला किया, परमाणु बम से हमला किया, तो इसकी जानकारी सोवियत संघ को नहीं दी गई। तो सोवियत संघ ने इसका काफी विरोध किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जर्मनी की जो सेनाएं थी वो सोवियत संघ के काफी अंदर चली गई। तो सोवियत संघ ने अमेरिका से आग्रह किया कि जर्मनी के विरुद्ध सोवियत संघ के क्षेत्र से माफी चाहूंगा, जब सोवियत संघ ने अमेरिका से जर्मनी के विरुद्ध अपने क्षेत्र से द्वितीय मोर्चा खोलने का आग्रह किया, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई विशेष ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब इस युद्ध में सोवियत संघ को काफी आर्थिक हानि हुई, लेकिन जब उसने इस हानि के बदले भरपाई, नुकसान के बदले भरपाई की उम्मीद थी उसे, लेकिन उसे इस नुकसान के बदले बहुत कम आर्थिक सहायता दी गई। इसी प्रकार जब यूनान से सोवियत संघ की सेनाएं हटाने के बारे में सोवियत संघ से कहा गया तो सोवियत संघ ने यूनान से सेना हटाने में काफी आनाकानी की। इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कई बार तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई। तनावपूर्ण बिंदु कई नजर आते हैं इस रूप में। हम यदि शीत युद्ध की उत्पत्ति के बारे में बात करें कि कब इसकी उत्पत्ति मानी जाए, तो इसकी उत्पत्ति 5 मार्च 1946 को औपचारिक रूप से हम देखें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने फुलटन नामक स्थान है एक अमेरिका में, वहां फुलटन भाषण दिया, तब से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस भाषण में चर्चिल ने कहा कि बाल्टिक से एड्रियाटिक तक यूरोप में एक लोहे की आवरण, उनका इशारा सोवियत संघ की ओर था। लोहे की दीवार खड़ी हो चुकी है और इस लोहा आवरण को रोकने की आवश्यकता है। अर्थात जिस तेजी से साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा था उसकी ओर ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने आगाह किया और कहा कि सोवियत संघ द्वारा जो साम्यवाद का जो प्रचार किया जा रहा है, फैलाव किया जा रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से रोकने की आवश्यकता है। इस प्रकार जो उनका संकेत था वो साम्यवादी विचारधारा और व्यवस्था की ओर था, जिसने पूंजीवादी और उदारवादी व्यवस्था को चुनौती दी।
चर्चिल ने तो यहाँ तक भी कहा कि इस साम्यवादी अर्थात सोवियत संघ की पाशविकता के विरुद्ध युद्धोत्तर संघर्ष जरूरी है। सोवियत संघ केवल एक ही भाषा समझता है, वह है शक्ति की भाषा। इस प्रकार चर्चिल के इन शब्दों से उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने इसे काफी गंभीरता से लिया और इसके बाद सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को नियंत्रित करने के लिए और पूंजीवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए काफी कदम उठाए। ट्रूमैन योजना इसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसके द्वारा इन्होंने कई देशों को वैचारिक रूप से अपने साथ मिलाने की कोशिश की। कई देशों को मार्शल योजना आई, इसके द्वारा उन्होंने यूरोप के कई देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने गुट में मिलाने की कोशिश की। ऐसे ही प्रयास सोवियत संघ ने शुरू किए। इस प्रकार दोनों ही महाशक्तियों ने इस फुलटन भाषण के बाद विश्व के देशों को अपने गुट में मिलाने की कोशिश की और इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें जानना ज़रूरी है कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से कारण थे। इसके बाद हम अगले वीडियो में शीत युद्ध की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं और शीत युद्ध कैसे कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई, कब ऐसे लगने लगा कि दोनों महाशक्तियां आमने सामने हैं, तृतीय विश्व युद्ध का भय आया। कई बार ऐसा लगा, क्यूबा संकट की बात करें तो दोनों महाशक्तियां आमने सामने हो गई। तो ऐसी परिस्थितियां कई बार पैदा हुई। फिर दितांत आया। दितांत मतलब दोनों महाशक्तियों ने समझा इस बात को कि हमें अब जो आपसी संघर्ष है उसको छोड़कर एक नए युग सहयोग की ओर बढ़ना चाहिए। तो बीच में दितांत की भी स्थिति आई। परमाणु शस्त्रों, आणविक शस्त्रों हैं कि रोक हेतु कई उनमें समझौते भी हुए, लेकिन पुनः एक बार अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ की सेनाओं ने हस्तक्षेप किया तो पुनः एक द्वितीय शीत युद्ध की स्थिति पैदा हुई। लेकिन 1991 के बाद सोवियत संघ के पराभव के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ और इससे पूर्व जो गोर्बाचोव की जो उदारवादी नीति थी सोवियत संघ के, उसके फलस्वरूप भी शीत युद्ध में के तनाव में कमी हुई और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद औपचारिक रूप से शीत युद्ध का तत्कालीन परिस्थितियों में समापन हो गया। तो ये प्रारंभिक वीडियो है। अब इसके आने वाले वीडियो में हम शीत युद्ध की अवस्थाएं और शीत युद्ध का जो समय के दौरान जो परिस्थितियां पैदा हुई, जो संघर्ष आए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।